अजी आप आ गए। बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? क्या बताऊं सरला। इस साल बारिश न होने की वजह से फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मुझे नहीं लगता इस बार हमें थोड़ी सी भी फसल होगी, और जो जमींदार से कर्जा उठाया था वह भी हम नहीं लौटा पाएंगे। इसी वजह से बहुत परेशान हूं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। अजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिल जाएगा। आप इतनी चिंता क्यों करते हो? कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। हम दोनों मिलकर जरूर कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। एक रास्ता है सरला। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम थोड़े पैसे तुम्हारी बहन से उधार ले सकते हैं? तुम्हारी बहन तो इसी गांव में रहती है और वह बहुत अमीर है। वह हमें थोड़े से पैसों की मदद तो जरूर कर ही देगी। और उसके पति का भी शहर में आना जाना लगता है। वह तो बहुत पैसे कमाते होंगे। तुम उनसे मदद क्यों नहीं मांगती? अरे हाँ, आप सही कह रहे हैं। मेरी बड़ी बहन मेरी मदद जरूर करेगी। वह मुझे मना नहीं करेगी। मैं कल ही उसके पास जाकर देखती हूँ। अगले दिन सरला अपनी बड़ी बहन रेखा के घर जाती है। सरला, तुम यहाँ कैसे? आओ आओ बैठो। कुछ नहीं दीदी, ऐसे ही आपसे मुझे एक जरूरी बात करनी थी। अरे वह सब बात छोड़ो, पहले हमारा नया सोफा तो देखो। हमने कल ही नया खरीदा है। तुम्हारे जीजाजी कल ही शहर से लेकर आए हैं। तुमने ऐसा सोफा कभी देखा है? हमारे पूरे गांव में ऐसा सोफा नहीं है। बैठकर तो देखो कितना आरामदायक है। और मुझे एक बात बताओ, जब देखो तब तुम यह एक ही साड़ी पहने रहती हो। अरे पर यह साड़ी तो मैं तुम्हें पिछले साल दी थी ना। ये वही साड़ी है ना? तुम अब तक इसे पहन रही हो। मुझे देख लो, मेरे पास तो इतनी सारी साड़ियां हैं कि अगर मैं आज कोई साड़ी पहन लूं तो 6 महीने तक फिर से वह साड़ी पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर तुम्हारे पास साड़ियां नहीं हैं तो मुझे बोलो। मेरे पास बहुत सी पुरानी साड़ियां पड़ी हैं जो ऐसे ही रखी हैं। मैं तुम्हें निकाल कर दे देती हूँ। दीदी मुझे साड़ियाँ नहीं चाहिए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे हाँ बोलो, तुम कुछ कुछ कह रही थी ना। बोलो क्या बात है? आप मेरी बात तो सुनिए। दीदी दरअसल इस बारिश ना होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई है। हमें कुछ पैसों की जरूरत थी और जमींदार से लिया हुआ कर्ज भी लौटाना है। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो मुझे लगा आप मेरी मदद कर दोगी, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। अरे सरला, ऐसी बात थी तो तुम्हें कल ही आना चाहिए था। कल ही तुम्हारे जीजाजी ने दूसरे गांव में एक जमीन खरीदी है। सारा पैसा उसमें लग गया। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे जीजाजी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और हमारा खर्चा भी बहुत ज्यादा है। हमें सस्ती चीजें पसंद नहीं आती। दरअसल तुम्हारे जीजाजी को शहर में एक बड़ा सा टीवी पसंद आ गया है। तो जितने भी पैसे मेरे पास हैं वो खरीदने में लग जाएंगे। तुम तो जानती हो, हमें जो पसंद आता है हम खरीद लेते हैं। और वैसे भी पूरे गांव में किसी के पास कोई टीवी नहीं है। हमें वह टीवी खरीदना ही पड़ेगा। और जितने भी पैसे पड़े हैं अभी वह सब टीवी के लिए बचा कर रखे हुए हैं। अगर तुम कल आ जाती ना तो मैं तुम्हें पैसे दे देती। माफ करना सरला, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ठीक है रेखा दीदी, अच्छा तो मैं चलती हूँ। सरला घर की ओर निकल जाती है। सरला, तुम आ गई। तुम्हारी बहन ने तुम्हें पैसे दे दिए होंगे ना। अच्छा लाओ, मैं जमींदार के पैसे लौटा कर आता हूँ। सरला निराश होकर बैठ जाती है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। क्या हुआ सरला? तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। तुम्हारी बहन ने तुम्हें पैसे नहीं दिए क्या? नहीं, शायद मैं ही गलत वक्त पर चली गई। अगर मैं कल चली जाती तो मुझे पैसे मिल जाते। मेरी बहन तो मुझे पैसे दे देती, पर उन्होंने दूसरे गांव में एक जमीन खरीद ली है। इसी वजह से उनके पास थोड़े पैसे नहीं हैं। मेरी बहन ने कहा है कि अगले महीने वह जरूर हमारी मदद कर देगी। सरला, तुम झूठ बोल रही हो क्या? जितना मैं जानता हूं तुम्हारी बहन के पास बहुत पैसा है। उसका पति शहर से बहुत पैसा कमाता है और उसके पास सिर्फ 1000 नहीं। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहन दिल की बुरी नहीं है। सचमुच उनके पास अभी पैसे नहीं हैं। उन्होंने सचमुच जमीन खरीद ली है। इसी वजह से वह इस बार मेरी मदद नहीं कर पाई, लेकिन अगले महीने वह जरूर मेरी मदद कर देगी। अरे आप जानते हो, आज हमारे घर सरला आई थी और वह कुछ पैसे मांग रही थी। मैंने तो उसे बहाना करके भगा दिया। रेखा, कैसी बातें कर रही हो? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? हम एक एक पैसा कितनी मेहनत से कमाते हैं।
आप भी क्या बात करते हैं? जी कैसी मेहनत करते हैं। तब पता है मुझे सारा अनाज में मिलावट करके आप शहर में ऊंचे दामों में बेच कर आते हैं। देखो रेखा, अनाज में मिलावट करके बेचने में भी दिमाग लगता है जो सबके पास नहीं होता। अगर मैं ऐसा दिमाग नहीं लगाता तो तुम आज इतने ऐशो आराम में नहीं रहती, अपनी बहन की तरह किसी झोपड़ी में पड़ी रहती। शुक्र मनाओ कि तुम्हें मेरे जैसा पति मिला है, नहीं तो तुम भी अपनी बहन की तरह यहां वहां भीख मांगती फिरती। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। सब नसीब नसीब की बात है। मेरी बहन के नसीब में शायद गरीबी ही लिखी है और मेरे नसीब में अमीरी। इसलिए मैं अमीर हूँ और वह गरीब। अरे मामा जी, आप यहाँ कैसे? कैसी हो रेखा? और दामाद जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। आपको तो पता है कि उनका शहर में आना जाना लगा रहता है। अपने किसी काम से शहर गए हैं। आप बताइए मामी जी कैसी हैं? सब कुशल मंगल है ना? बेटा, सब कुछ ठीक है। दरअसल मैं इसलिए आया था कि अगले महीने मेरे बेटे की शादी है। इस शादी का आमंत्रण लेकर मैं तुम्हारे पास आया था। तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को साथ में शादी में आना है। हाँ मामा जी, हम जरूर आ जाएंगे। चलो रेखा, अच्छी बात है। अब मैं निकलता हूँ। मुझे और भी कई जगह जाना है और तुम्हारे गांव में तुम्हारी बहन सरला के घर भी जाना है। उसे भी निमंत्रण देना है। अरे मामा जी सुनिए तो। सरला आपके घर नहीं मिलेगी। वह तो अभी खेत गई होगी और वह लोग शाम को ही लौटेंगे। आप एक काम करिए, वह निमंत्रण पत्रिका मुझे दे दीजिए। मैं उसे दे दूंगी। अरे नहीं बेटा, सरला को बुरा लगेगा। वह मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मामा जी यहां तक आए और मेरे घर नहीं आए। मैं एक काम करता हूँ, कल आ जाता हूँ और कल अपने हाथ से उसे पत्रिका दे जाऊंगा। अरे मामा जी, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? आपको और भी कई जगह पत्रिका देनी होगी। आप चिंता मत कीजिए। मैं सरला को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बुरा नहीं मानेगी। आप वह बस पत्रिका मुझे दे दीजिए। ठीक है रेखा बेटा, तुम बस याद से यह निमंत्रण पत्रिका अपनी बहन सरला को दे देना। मामा जी वहां से चले जाते हैं। फिर रेखा मन ही मन सोचती है। मैं सरला को नहीं बताऊंगी कि मामा जी ने उसके लिए भी निमंत्रण पत्रिका दी है। कुछ दिनों बाद अरे सरला, क्या तुम भी शादी की खरीदारी करने आई हो? किसकी शादी रेखा दीदी? आप किसकी शादी की बात कर रही हो? अरे हमारे मामा की लड़की की शादी। और किसकी शादी? मामा जी की लड़की की शादी। क्या कल मामा जी की लड़की की शादी है? और तुम्हें कैसे पता? मुझे तो नहीं पता। अरे सरला, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कुछ दिनों पहले मामा जी आए थे निमंत्रण पत्रिका देने। वह मुझे निमंत्रण पत्रिका देकर गए और जाते हुए बोले कि तुम्हें भी देता जाता हूँ। तुम्हारे घर मामा जी नहीं आए क्या? नहीं, मामा जी तो नहीं आए। पता नहीं क्यों नहीं आए। मुझे लगता है तुम गरीब हो। शायद इसलिए तुम्हें निमंत्रण पत्रिका नहीं दी होगी। तुम तो जानती हो हमारे मामा जी कितने रईस हैं। वह छोटे लोगों के घर जाना पसंद नहीं करते। मुझे तो लगता है शादी में सिर्फ अपने बराबर के लोगों को ही बुलाया होगा, इसलिए वह तुम्हें पत्रिका देने नहीं आए। पर जाने दो, तुम अपना दिल छोटा मत करो। सारे आजकल रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं। गरीब लोगों को कोई नहीं पूछता। यह सब सुनकर सरला को बहुत बुरा लगता है और वह वहां से चली जाती है। घर जाकर वह बहुत रोने लगती है। तब उसका पति उससे पूछता है। क्या हुआ सरला? तुम रो क्यों रही हो? मुझे एक बात बताइए, क्या गरीब होना पाप है? क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? सरला अपने पति को सारी हकीकत बताती है। सरला, तुम हिम्मत मत हारो। एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। हर रात के बाद दूसरे दिन सवेरा होता है। तुम बस हिम्मत रखो। आज ना सही, कल हमारा भी अच्छा समय जरूर आएगा। तुम देख लेना, जो लोग आज तुमसे दूर भागते फिर रहे हैं, कल वही तुम्हारे सारे आगे पीछे घूमेंगे। एक दिन एक भिखारी रेखा के घर के आगे खड़ा होकर बोलता है। बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। मेरे पेट में एक अन्न का दाना तक नहीं है। मुझे थोड़ा खाना मिल जाएगा तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। पहले तुम दूर रहकर बात करो। अमीर घर दिखा नहीं कि भीख मांगने आ जाते हो। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बूढ़े होने का फायदा उठाते हो। पहले पानी मांगोगे, अंस मांगोगे और फिर पैसे मांगोगे
और उस पैसे से जाकर शराब पी लोगे। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ। बेटी, तुम्हें ऊपर वाले ने इतना सब कुछ दिया है, फिर भी तुम्हारा दिल इतना छोटा कैसे हो सकता है कि तुम एक वक्त का खाना तक किसी को नहीं दे सकती? निकलो यहाँ से, बुढ़े कहीं के। तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे ऐसी बात करने की, तुम्हें खाना तो क्या, मैं तुम्हें एक गिलास पानी तक ना दूं। अब चले जाओ यहाँ से। निकलते हो या फिर नौकर बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं? वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। बाबा, आप तो बहुत परेशान दिख रहे हैं। मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ क्या? हाँ बेटी, बहुत दिनों से अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ है। बेटा, बहुत ज्यादा भूख लगी है। चलिए बाबा जी, मेरे घर चलिए। इतना कहकर सरला उसे बूढ़े को अपने घर ले जाती है और पेट भर खाना खिलाती है। खाना खाकर वह बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक अमीर के घर गया था। वहां मुझे खाना तो दूर, एक गिलास पानी तक नहीं दिया और मुझे धक्के मारकर वहां से भगा दिया। और तुम गरीब होते हुए भी तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुमने मुझे पेट भर खाना खिलाया। आज कितने दिनों बाद मुझे भरपेट खाना मिला है। तुमने आज मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं बेटी, पर मेरे पास तो इस कटोरे के अलावा कुछ दूसरा नहीं है। एक काम करो, ये कटोरा तुम रख लो। अरे बाबा नहीं, अगर आप ये कटोरा मुझे दे देंगे तो आप क्या करेंगे? आपके पास तो सिर्फ यही एक साधन है भिक्षा मांगने का। नहीं बेटा, यह मेरी दिल से इच्छा है कि यह कटोरा तुम रख लो। कृपा करके मना मत करो। मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो। ठीक है बाबा, अगर आप चाहते हैं तो मैं यह रख लेती हूँ। इतना कहकर बाबा वहां से चला जाता है। सरला अपने पति से कहती है, सुनिए जी, जितना भी भोजन बनाया था वह सब तो बाबा जी खाकर चले गए। लगता है बहुत दिनों से भूखे थे, पर अब हम दोनों क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, हमारे पड़ोस की बुआ से थोड़ा चावल मांग कर लाती हूँ, क्योंकि घर में तो कोई अनाज नहीं बचा है। सरला घर के अंदर जाती है तो उसे कोई छोटा बर्तन नहीं दिखाई देता, तो सामने बाबा जी ने दिया हुआ कटोरा ही दिखता है। तो वह कटोरा लेकर ही पड़ोस की बुआ के पास जाकर थोड़ा चावल लेकर आ जाती है। और जैसे ही घर आती है, कटोरा को अंदर रखती है तो बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। वह सुनकर सरला बाहर आ जाती है। अब बहुत दिन हो गए। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरे कर्ज की रकम वापस चाहिए, वरना तुम मुझे जानते हो, मेरे पास और भी तरीके हैं। नहीं जमींदार जी, ऐसा मत बोलिए। मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। कहां से लौटाओगे? न तुम्हारे पास कोई काम है, न तुम्हारे खेत में कोई अनाज। कहां से लौटाओगे तुम मेरे पैसे? जमींदार जी, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं मजदूरी करके आपके पैसे लौटा दूंगा। देख बिरजू, मैं यह आखिरी बार बोल रहा हूं। अगर 2 दिन के अंदर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तू अपना खेत भूल जाना, मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। देख बिरजू, मैं यह आखिरी बार बोल रहा हूं। अगर 2 दिन के अंदर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तू अपना खेत भूल जाना, मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। पति पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं। सरला, मुझे लगता है मुझे अब शहर जाकर ही काम ढूंढना पड़ेगा। अगर शहर में नौकरी मिल गई या फिर कोई काम मिल गया तो मैं जमींदार के पैर पकड़ लूंगा और कुछ दिनों की और मोहलत मांग लूंगा। क्या पता जमींदार भी मान जाए। मैं कल ही शहर जाकर देखता हूँ। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सरला फिर घर के अंदर जाती है और रसोई का हाल देखकर दंग हो जाती है। सरला फिर घर के अंदर जाती है और रसोई का हाल देखकर दंग हो जाती है। सुनिए जी, जल्दी से अंदर चलिए, देखिए ये क्या हो गया। जब सरला का पति बिरजू घर के अंदर जाकर रसोई में देखता है तो वह भी हैरान हो जाता है। उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसे हो गया सरला? इतना सारा चावल कहाँ से आ गया? ये तो लगभग 2 बोरी के जितना चावल है। मैं तो आपके साथ बाहर थी, मैं तो बस एक कटोरे में चावल लेकर आई थी और यहाँ रख दिया था। तभी सरला के दिमाग में एक बात आती है कि चावल कटोरे में रखा था। सुनिए जी, मुझे लगता है वो कोई मामूली कटोरा नहीं है। मैंने उस कटोरे में थोड़े से चावल रखे थे और अब देखिए, और थोड़े से चावल कितने सारे हो गए। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया सरला। इसका मतलब इस कटोरे में हम जो कुछ भी चीज डालेंगे उसके कई गुना हो जाएगी। मुझे तो यही लगता है। क्यों ना हम कोई चीज डालकर इसमें देखें। एक काम करते हैं, हम थोड़ा इसमें डालकर देखते हैं। सरला, हमारे घर में थोड़ी थोड़ी सी दाल या फिर थोड़े गेहूं तो होंगे ना? वह गेहूं हम इस कटोरी में डालकर देखते हैं। जैसे ही थोड़े से गेहूं वह कटोरे में डालते हैं, थोड़े से गेहूं के दाने कुछ ही देर में
2 बोरी गेहूं जितने बदल जाते हैं। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस बाबा का जिसने हमें यह जादुई कटोरा दिया। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और थोड़ी देर बाद बिरजू कटोरे में थोड़े से पैसे डालकर देखता है, तो वह पैसे देखते देखते कई गुना हो जाते हैं। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बिरजू कहता है, सरला, अब इन पैसों से मैं जमींदार का कर्ज लौटा आता हूँ और फिर देखेंगे आगे क्या करना है। इतना कहकर बिरजू जमींदार के घर की ओर निकल जाता है। यह लीजिए जमींदार जी, आपके सारे पैसे, और वह भी ब्याज के साथ। तू इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आया? तेरे पास तो पैसे नहीं थे। अभी सुबह सुबह तो मैं तेरे घर आया था, तब तो तेरे पास कोई पैसे नहीं थे। इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहाँ कर दिया? जमींदार जी, आपको आपके पैसे मिल गए ना? कहाँ से आए, किसने दिए, इससे आपको क्या? अरे बिरजू, तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है जमींदार जी, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ और भी काम है। उसी कटोरे की मदद से सरला और बिरजू अपनी जिंदगी सुधार लेते हैं। अब सरला और बिरजू के पास बड़ा सा घर होता है और बहुत सारी जमीन भी खरीद लेते हैं और घर में बहुत सारे नौकर चाकर भी रख लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद रेखा शादी से अपने गांव में लौटती है, तो देखती है उसे एक बड़ी सी हवेली दिखाई देती है। इतनी बड़ी हवेली हमारे गांव में, इतनी बड़ी हवेली कहाँ से आई? पहले तो नहीं थी। कितनी आलीशान हवेली है, पता नहीं किसकी होगी ये। और थोड़ी देर बाद रेखा की नौकरानी रेखा के घर आती है और बोलती है, अरे दीदी, बहुत दिन लगा दिए शादी से लौटने में। यही? अरे हाँ, वह मेरे पति शहर गए हुए थे ना, तो मैंने सोचा कुछ दिन अपने मायके रुक जाती हूँ। और तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं इतने दिन यहाँ नहीं थी, तो तुम्हें तो कुछ काम भी नहीं मिला होगा। तुम्हारे तो खाने के लाले पड़ गए होंगे। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। भले ही आप नहीं थी, लेकिन आपकी बहन तो थी ना। मुझे आपकी बहन के यहाँ काम मिल गया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह दी है। मेरी कौन सी बहन है जिसने तुम्हें तनख्वाह दी है? मेरी तो एक ही बहन है, और वह तो बहुत गरीब है। उसके खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। वह तुम्हें तनख्वाह कहाँ से देगी? अरे दीदी, मैं सरला दीदी की बात कर रही हूँ। ये बात सुनकर रेखा हैरान हो जाती है। सब यह क्या कह रही है? सरला के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? वह तो कुछ दिन पहले मुझे भीख मांगने आई थी। खुद के पास दूसरों का कर्ज लौटाने के लिए पैसे नहीं है, और घर में नौकरानी रख ली। यह क्या चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कमल, तेरी साड़ी तो बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी साड़ी तेरे पास कहाँ से आई? ये तो बहुत महंगी लग रही है। तेरा पति तो इतना कमाता भी नहीं है। अरे मालकिन, वो आपकी छोटी बहन है ना सरला। मैं उनके घर पर भी झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। उन्होंने ही मुझे यह साड़ियाँ दी हैं। नहीं तो मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ कहाँ से आती? मैं तो फटी हुई साड़ी पहनती थी। उनको मेरी हालत पर तरस आ गया और उन्होंने मुझे बहुत सारी साड़ियाँ दी। सच में सरला दीदी बहुत अच्छी है। वो मेरी ही नहीं, हर जरूरतमंद की बहुत मदद करती हैं। उनका दिल बहुत साफ है। ये सुन रेखा को धक्का सा लगता है और वह जल भूलकर राख हो जाती है। ये कैसे हो गया? सरला के पास इतने पैसे कहाँ से आए? और उसने घर में नौकरानी भी रख ली। इसका मतलब उसके पास बहुत पैसे हैं। और तो और नौकरानी को इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ दे रही है। फिर सरला के पास कितनी अच्छी साड़ियाँ होंगी। लेकिन यह हुआ तो हुआ कैसे? वह तो खुद मेरी दी हुई साड़ियाँ पहनती थी। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उसकी काया ही पलट गई। मुझे जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना पड़ेगा। रेखा ऐसा सोच ही रही होती है, तभी उनके घर में एक आदमी आकर बोलता है, अरे भाभी जी, आपके पति अनाज में मिलावट करने के जुर्म में शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हे भगवान, यह कैसे हो गया? अब मैं क्या करूंगी? भाभी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। मैं उन्हें छुड़ा कर ले आऊंगा। बस इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो भैया को छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर दीजिए, तो मैं वकील को कहकर उन्हें छुड़ा कर लाता हूं। भैया, मेरे पास जमीन के कागजात हैं। मैं आपको सारे दे देती हूँ। अब जमींदार के पास गिरवी रखो या फिर बेच दो। लेकिन मुझे मेरे पति वापस चाहिए। कुछ भी करो, लेकिन उन्हें छुड़ाकर ले आओ। मैं उनके लिए अपनी सारी जायदाद देने के लिए तैयार हूँ।
भैया, मेरे पास जमीन के कागजात हैं। मैं आपको सारे दे देती हूँ। अब जमींदार के पास गिरवी रखो या फिर बेच दो, लेकिन मुझे मेरे पति वापस चाहिए। कुछ भी करो, लेकिन उन्हें छुड़ाकर ले आओ। मैं उनके लिए अपनी सारी जायदाद देने के लिए तैयार हूँ। रेखा अपनी ओर जमीन के सारे कागजात दे देती है और वह आदमी लेकर चला जाता है और रेखा के पति को छुड़ाकर घर ले आता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रेखा और उसके पति की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब रेखा के पति के पास कोई काम नहीं बचा और इन सब कठिनाइयों के चलते रेखा के पति की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जाती है। उसकी बीमारी के चलते रेखा को अपना घर भी बेचना पड़ता है। बड़े से घर के बाद छोटे से घर में रहने लगती है। अब उसे धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। एक दिन उसके पति की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि इलाज कराने तक के पैसे रेखा के पास नहीं होते। उसे मजबूरन अपनी बहन सरला के पास जाना पड़ता है। अरे दीदी, आप वह भी इतने दिनों के बाद क्या हुआ? आपकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? सरला, मेरी बहन, मुझे तुम्हारी बहुत मदद की जरूरत है। तुम्हारे जीजा जी की हालत बहुत खराब है। सरला, अगर उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला तो वे बच नहीं पाएंगे। मेरी मदद कर दो सरला। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे दीदी, आप क्या कह रही हैं? जीजा जी की तबीयत इतनी खराब हो गई और आप अब मुझे बता रही हैं? आप अभी रुकिए, मैं पैसे लेकर आती। आप तुरंत उनका इलाज शुरू करवा दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, जीजा जी को कुछ नहीं होगा और आप पैसों की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर साहब, जितने पैसे बोलेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। सरला की ये सारी बातें सुनकर रेखा बहुत भावुक हो जाती है और बोलती है, बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। एक समय था जब तुम मेरे घर पैसे मांगने आई थी और मैंने तुम्हें पैसों के लिए मना कर दिया था। मुझे वह सोच सचकर बहुत बुरा लग रहा है। मुझे माफ कर दो सरला। मुझे पैसों का बहुत घमंड आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की और तूने मुझे कुछ भी नहीं कहा। सरला, मैं बहुत बुरी हूँ। शायद मुझे मेरे ही कर्मों की सजा मिली है। अरे नहीं दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अब छोड़िए भी, जो बीत गया सो बीत गया। अब आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। आप बस जीजा जी पर ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द उनका इलाज करवाइए। आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। हम मिलकर जीजा जी को ठीक कर देंगे।